हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। हमारे विकारी शब्द चल रहे थे, कल हमने चारों विकारी शब्द को पूरा कर लिया। आज हम जानेंगे अविकारी या अव्यय शब्द क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, पेपर की दृष्टि से कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं, क्या क्या कहती है अविकारी शब्द की परिभाषा। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है भी एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भी अविकारी शब्द कितने होते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। पहले देखते हैं परिभाषा। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता हो उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ धीरे तेज आदि, ये सब अविकारी में आते हैं। उसके बाद आगे देखो, उदाहरण के तौर पर मैंने 2 वाक्य लिख रखे हैं, आपको ध्यान से समझना है। पहले वाक्य में मैंने लिख रखा है कि अमित है वो क्या करता है, धीरे धीरे बोलता है। लेकिन सेम दूसरा वाक्य मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, भी सीता है वो धीरे धीरे चलती है। तो अब आपको देखना है, पहले अमित क्या था, पुल्लिंग, और क्या कर रहा था, बोल रहा था। क्रिया क्या थी, बोलना, और इसमें लिंग क्या था, पुल्लिंग था, और धीरे धीरे बोलता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब सीता क्या है, सीता है स्त्रीलिंग, और चलना क्या है, क्रिया। तो मैंने क्रिया को बदल के देखा, पुल्लिंग को बदल के देखा, लेकिन जो ये बीच में मैंने धीरे धीरे दे रखा है इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये किसी भी सिचुएशन में नहीं बदले। तो जो शब्द किसी भी सिचुएशन में नहीं बदले वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर की दृष्टि से कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी जब इसका हम विच्छेद करते हैं तो अ प्लस व्यय होता है, तो अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च या परिवर्तन। यानी जिसका किसी भी सिचुएशन में किसी भी परिस्थितियों में खर्च नहीं हो या परिवर्तन नहीं हो, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार पैदा नहीं होता हो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। उनमें आपको पता ही है, कब है, तेज है, धीरे धीरे, यहाँ है वहाँ है, ये आदि शब्द आते हैं। उसके बाद आगे देखो, अब है नंबर 3 पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अविकारी या अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो 4 होते हैं। अगर कहीं ऑप्शन में आपको 5 मिल जाए तो ही आपको 5 करना है, नहीं तो आपको उत्तर कितना देना है, 4 देना है। एक इससे 4 से हटकर एक निपात भी होता है जो इसमें नहीं आता, लेकिन निपात से पेपर की दृष्टि में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या होता है आगे हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये 4 कौन कौन से अविकारी शब्द हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो नंबर 1 पे क्या दे रखा है, क्रिया विशेषण। नंबर 2 समुच्चय बोधक। नंबर 3 संबंध बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अब हम जानते हैं क्रिया विशेषण क्या है, समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है, विस्मय आदि बोधक क्या है। मेन बात आपको याद रखनी है, अविकारी अवयव के भेद 4 होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अब उससे आगे देखो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध यानी ज्ञान करवाते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध करवाते हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो जैसे, देखो आप उदाहरण के तौर पर, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, और
क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन है? तेज। जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। यहाँ पर तेज है वो क्या है? अवयव। चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। इसी प्रकार आगे देखो, क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, मैंने आपको बता ही दिए। नहीं सॉरी भाई, वो तो मैन विशेषण थे। अब क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। फिर से एक बार आपको ध्यान में रखना है, अभी क्रिया विशेषण है, फिर वो 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितने प्रकार से बांटा गया है क्रिया विशेषण को? मुख्य रूप से फिर 4 भेद बांटे गए हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब एक एक को हम देखते हैं भी, कालवाचक क्या है, स्थानवाचक क्या है, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्या है। तो सबसे पहले देखो कालवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं, यानी क्रिया का समय बताते हो, समय के बारे में बोध करवाते हो, वे क्या कहलाते हैं? कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, राम प्रातः काल घूमने जाता है। जाना क्या है? क्रिया है। और घूमना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? प्रातः काल, यानी राम प्रातः काल घूमने जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कालवाचक विशेषण में और अन्य उदाहरण कौन कौन से आते हैं? कल है, जब है, प्रतिदिन है, प्राय है, अभी, प्राय अभी अभी, अब है, लगातार है, तब है, पहले, बाद में, तुरंत आदि सब आते हैं। तो एक बार फिर से देखो, भी कालवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हो, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें आपको देखना है कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है कल है, जब है, प्रतिदिन है, प्राय अभी अभी है, अब है, लगातार है, तब है, पहले है, बाद में, तुरंत, ये सब इसमें आते हैं। आगे देखो, इसकी एक मेन पहचान अगर आप याद रख लेते हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपका आसानी से याद हो जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है। कोई वाक्य बनाया गया है और उसमें जो क्रिया आई है उसमें कब के द्वारा अगर हम प्रश्न करते हैं और फिर हमें सार्थक उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ देखो कि राम प्रातः काल घूमने जाता है। अब इस वाक्य में आप देखो, कब से क्वेश्चन लगा के देखो, राम कब घूमने जाता है? प्रातः काल घूमने जाता है। जब कालवाचक के क्रिया विशेषण आए और उसमें एक वाक्य आए तो क्रिया में कब का प्रयोग करके आप वाक्य में कब से आप क्वेश्चन करोगे, अगर आपको सार्थक उत्तर की प्राप्ति होती है तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। आप क्वेश्चन बना के देखो कि राम प्रातः काल घूमने जाता है, तो यहाँ देखो राम कब घूमने जाता है? प्रातः काल घूमने जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, नंबर 2 पे है सतानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जिनमें क्रिया के घटित होने के सतान का ज्ञान प्राप्त होता हो, या ऐसे अव्यय शब्द जिनकी क्रिया के घटित होने के सतान का ज्ञान प्राप्त होता हो, उसे हम सतानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाहर बैठा है, बैठा क्या है? क्रिया है। और बाहर उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। तो अब इसमें आपको याद रखना है, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, पास दूर अंदर, ये सब इसमें आते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, पास दूर अंदर, यानी वे शब्द जो क्रिया के शतान का ज्ञान करवाते हैं या बोध करवाते हैं वो शतानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें आपको एक पहचान याद रखनी है, कहाँ से प्रश्न किया जाता है। इसमें कहाँ से प्रश्न पूछ के देखो आप, अगर कोई सार्थक उत्तर की प्राप्ति होती है तो वहाँ क्या होगा? शतानवाचक होगा। वह बाहर बैठा है, तो अब आप देखो कहाँ लगा के देखो, वह कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है।
तो सतानवाचक में कहाँ से प्रश्न करने पर हमें सार्थक उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान रखना है। उसके बाद आगे नंबर 3 पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, वे अव्यय जो किसी कार्य को करने के ढंग या तरीके का बोध करवाते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई काम उसका करने का तरीका या ढंग का हमें जिस वजह से हमें बोध होता हो या ज्ञान होता हो उसको हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना यहाँ क्रिया है और क्रिया का तेज, तेज इसमें क्या है, तेज इसकी विशेषता बताई गई है। यानी घोड़ा है वो कैसे दौड़ता है, तेज, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, लिखना क्रिया है और लिखने की विशेषता बताई गई है कि मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। लिखना यहाँ पे क्या है, क्रिया है और क्रिया लिखने की विशेषता क्या है, जल्दी जल्दी लिखता हूँ। तो आपको इसमें मेन पहचान याद रखनी है कि कैसे से प्रश्न किया जाता है। अब देखो आप प्रश्न बना के देखो, विचेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, तो आप इसमें प्रश्न ऐसे लगा के देखो, विचेतक घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो आपको आंसर आएगा तेज दौड़ता है। तो जहाँ तेज दौड़ता है, जल्दी जल्दी लिखता है, तो उसमें आपको क्या करना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है। यानी जहाँ किसी कार्य का करने का ढंग या तरीके का बोध होता हो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, कैसे से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता यानी क्रिया की मात्रा का बोध करवाते हो। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा अधिक है या कम है, परिमाण का जो बोध करवाते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें आप देखो, सीमा बहुत खाती है, तो इसमें क्या दे रखा है, सीमा बहुत खाती है, खाना यहाँ पे क्या है, क्रिया है और क्रिया की विशेषता कैसे बताई गई है, बहुत के द्वारा बताई गई है। यानी सीमा कितना खाती है, अगर आप यहाँ कितना से क्वेश्चन करते हो ना तो आपका प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होता है। ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से आते हैं, जरा इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं जरा, थोड़ा, अति, तनिक, इतना, उतना, कुछ आदि। इसमें पहचान आपको याद रखनी है, कितना से प्रश्न किया जाता है। यहाँ मैंने जो वाक्य बना रखा है उसमें आप कितना से क्वेश्चन करके देखो। भी सीमा बहुत खाती है, तो आप कितना से क्वेश्चन लगा के देखो, सीमा कितना खाती है, तो बहुत खाती है। जहाँ कितना से क्वेश्चन में आंसर आए तो वहाँ आपको क्या करना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण करना है। तो अब आगे 2 नंबर पर संबंधबोधक अव्यय। 2 नंबर पर आप देखो, संबंधबोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हो। यानी ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधबोधक अवयव कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आपको याद रखना है। नंबर 1 पे दे रखा है, के सामने, की ओर, के ऊपर, के बदले, के बिना आदि इसमें आते हैं। जहाँ के सामने, के और, के ऊपर, के बदले, के बिना, यानी के का प्रयोग जहाँ ज़्यादा, की या के का प्रयोग ज़्यादा होता है उसमें संबंधबोधक अव्यय माना जाता है। जैसे वह बाहर बैठा है, बैठना क्रिया है और क्रिया की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, बाहर, यानी बाहर क्या है, शतान के द्वारा बताई जा रही है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, वह बाहर बैठा है, तो वह बैठना क्रिया है और कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है। तो क्रिया की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, बाहर क्या है, एक शतान है। तो जब क्रिया की विशेषता किसी शतान के द्वारा बताई जाए तो वहाँ तो आपको ध्यान रखना है शतानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। लेकिन दूसरा वाक्य मैंने
बना के रखा है वो है क्रिया, वो है संबंधबोधक अव्यय के संबंध में। देखो इसमें क्या लिखा है, वह घर के बाहर बैठा है। अब यहाँ वह कौन है, सर्वनाम है, और घर कौन है, संज्ञा है, और के बाहर और बैठना क्रिया है, और के बाहर बीच का संबंध बता रहा है, यानी वह और घर के बीच का जो संबंध है वो है के बाहर है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें वाक्य में के सामने की और के ऊपर के बदले के बिना आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर के सामने की और के ऊपर नहीं आता है तो वह वाक्य है, अगर सीधा होता है तो उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब आगे देखो, समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय क्रिया की विशेषता न बतलाकर दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी दो पदों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें और है, तथा है, एवं है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, या है। आगे देखो, अथवा है, ताकि है, क्योंकि है, इसलिए, ये सब क्या होते हैं, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे आप देखो एक वाक्य है, राम और श्याम गए। अब राम और श्याम गए, राम और श्याम गए, तो मैंने आपको बताया है भी दो पद या दो उपवाक्य या वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वैसे तो राम एक शब्द है, श्याम भी एक शब्द है, लेकिन जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। तो यहाँ पे राम एक पद है और दूसरा श्याम एक पद है, और दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये और कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब दो वाक्य या दो पदों को जोड़ने का कार्य किया जाता है वहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होता है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो जाए, परिश्रम करो ये एक वाक्य है, जीवन सफल हो जाए ये एक वाक्य है, उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ताकि के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे है नंबर 4 पे, विस्मय आदि बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती हो। हमारे मन में जो भाव होते हैं, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती हो, अर्थात जो अव्यय जिसके द्वारा हम अपने मन के जो भाव होते हैं उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हो, उसे जैसे हर्ष है, उल्लास है, शोक है, दुख है, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हो, वो क्या कहलाते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखो, वाह क्या कहना है, अरे तुम्हें अक्ल नहीं है, ऐसे इसमें कौन कौन आते हैं, देखो, वाह, ओ, अरे, क्या, शाबाश, अच्छा, हे भगवान, छी छी, ये सब विस्मय आदि बोधक में आते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ये वाक्य दे रखा है, वाह क्या दृश्य है, ये जो वाक्य मैंने लिख रखा है इसमें लास्ट में पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष सवाल नहीं किया गया है। जब कोई प्रत्यक्ष क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो वाक्य के लास्ट में क्या आता है, पूर्ण विराम आता है। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने कोई सुंदर दृश्य देखा और आपके मुंह से निकला वाह क्या दृश्य है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। और नीचे मैंने दूसरा वाक्य दिया है, अरे तुम कब आए, तो अब देखो, अरे तुम कब आए, अब आपको देखते ही किसी ने तुम्हें क्वेश्चन किया है, तो यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जब प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है तो लास्ट में वाक्य में प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है। जब प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, ये है भाई अविकारी शब्द का 5वां भेद, निपात।
वैसे मुख्य रूप से तो 4 ही होते हैं, लेकिन निपात 5वां माना जाता है। इन निपात से पेपर में की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं, अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेष बल देते हैं, क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, क्या है? राकेश भी विद्यालय जाएगा। अब आपको देखो भी विद्यालय जाएगा, तो इस भी ने विशेष बल दिया गया है, राकेश भी विद्यालय जाएगा, यानी जहाँ पर विशेष बल दिया जाता हो, विशेष बल देते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। मैं उसे जानता तक नहीं, तो यहाँ तक नहीं विशेष बल देकर बोला जाता है। तो जहाँ विशेष बल दिया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। और निपात में देखो तो है, ही है, भी है, तक है, मात्र है, केवल आदि, ये सब आते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।